अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं एपिडेमियोलॉजी का जो यूनिट 4 है, द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कि प्रिवेंशन क्या है, इसमें स्पेसिफिकली जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं वो कौन कौन सी है, वो है डिफाइन प्रिवेंशन क्या है, फिर लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन सी है। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में सबसे पहले प्राइमोडियल प्रिवेंशन, फिर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, फिर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन और फिर लास्ट में टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ओके, तो ये है हमारा यूनिट 4। इससे पहले हमने 3 यूनिट्स कवर की हैं। उन 3 यूनिट्स को जो है ना आप हमारी चैनल का जो प्ले लिस्ट है, एपिडेमियोलॉजी का जो प्ले लिस्ट है, उस पर आप देख सकते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं अपनी लेक्चर को। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पे मिल जाए और साथ में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो अब सबसे पहले अगर हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रिवेंशन क्या है, व्हाट बेसिकली मीन बाय द प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन क्या है, मेजर्स दैट आर टेकन बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज। डिजीज के अकरेंस से पहले जो मेजर्स आप उठाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज है और उस डिजीज से पहले आप जो इकदाम करते हैं, आप जो हाइजीनिक कंडीशंस आप वो करवाते हैं, तो वो जितने भी मेजर्स होते हैं जो उस डिजीज के अकरेंस में रुकावट बन जाए तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम प्रिवेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज है उसके लिए आप इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, तो ये इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन जब आप डिजीज के अकरेंस से पहले करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। तो द बेसिक प्रिवेंशन दैट इज इम्यूनाइजेशन, कि इम्यूनाइजेशन के थ्रू जो है ना आप करवाते हो वो। फिर जो है ना हाइजीन है, तो हाइजीन दूसरा, आप जितने भी हाइजीनिक कंडीशन है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, उसको आप खत्म करवाते हो। जितने भी फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं, आपका सैनिटेशन आता है, आपका वाटर सैनिटेशन, फूड सैनिटेशन, तो इस सब के जो है ना आप क्या करवाते हो, उसमें जो अफेक्टिव वेज होते हैं, जो डिजीज आकरिंग अफेक्ट्स होते हैं, तो उसको आप खत्म करवाते हो। तीसरा जो है ना वो हैंड वॉशिंग है, तो आप हैंड वॉशिंग करवाते हो और इस तरह की कंसिडर किया जाता है कि द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर डिजीज प्रिवेंशन है, तो वो क्या होता है, वो हैंड वॉशिंग होते हैं, जिसके थ्रू जो है ना बहुत सी डिजीज की क्या होते हैं, उसके एक से दूसरी तक बहुत से इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं जो हैंड वॉशिंग के थ्रू जो है ना उसका चेन जो है ना वो खत्म हो जाता है। तीसरा जो है ना वो है इम्प्रूव वेंटिलेशन के थ्रू जो है ना आप करवा सकते हो, प्रिवेंशन करवा सकते हो। साथ में आइसोलेशन के थ्रू जो है ना प्रिवेंशन करवा सकते हो, दूसरों लोगों तक जो है ना उसका जो काज है या जो उसका चेन है, वो चेन आइसोलेशन के थ्रू जो है ना आप उसको खत्म करवा सकते हो। तो चंद एग्जांपल है जिसके थ्रू जो है ना आप प्रिवेंशन करवा सकते हो। अब जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन के साथ हमारे जहन में कुछ डिजीज आते हैं जो हम इम्यूनाइजेशन के थ्रू जो है ना उसको प्रिवेंट करवाते हैं, और वो बेसिकली 9 डिजीज है। वो 9 डिजीज कौन कौन सी है जो हम एफएआई शेड्यूल में हमने पढ़ी थी, जो हमारा सीएचएन का था, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो अब उसी एफएआई शेड्यूल में जो 9 डिजीज आते हैं, तो वो बेसिक डिजीज है जिसको हम प्रिवेंट करवा सकते हैं इम्यूनाइजेशन के थ्रू, और उसके जो वो है एफिकेसी वो तकरीबन 90-100% होते हैं। तो इस वजह से उस 9 डिजीज को हम जरूर मेंशन करवाएंगे जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं और इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं। तो उसमें होते हैं पोलियो होते हैं, जिसके लिए आप ओपीवी की वैक्सीन जो है ना वो यूज करवाते हो। ट्यूबरकुलोसिस जिसके लिए आप जो है ना वो वैक्सीन यूज करवाते हो, जो बीसीजी की वैक्सीन है। डिप्थीरिया है जिसके लिए जो है ना आप पेंटावेलेंट वैक्सीन यूज करवाते हो। इस तरह के टेटनस है, टॉक्साइड, इस तरह की पर्टोसिस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, डायरिया। तो ये 9 डिजीज है जिसके लिए आप उसके स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन करवाते हो, और इस इम्यूनाइजेशन के थ्रू जो है क्या होते हैं, वो उसकी एफिकेसी जो है ना उस डिजीज की प्रिवेंशन बहुत ज्यादा उसकी एफिकेसी होती है। तो इसमें जो है ना इसका जो है ना आपने पढ़ा होगा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो उसकी अपनी एजेस होती है, अपना टाइम होता है जिस पे जो है ना आप इन वैक्सीन की जो है ना फिर करवाते हो चाइल्ड को। ओके, तो अब ये क्या है, ये बेसिक 9 डिजीज है जिसमें हम इम्यूनाइजेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब हम पढ़ते हैं, आते हैं हम किस चीज की प्रिवेंशन डिफिनीशन एंड कंसेप्ट क्या है। तो थोड़ा सा हमने तो कंसेप्ट दे दिया, लेकिन अब इसकी गोल्स क्या है प्रिवेंशन की। बेसिकली द गोल फॉर मेडिकल साइंस आर टू। तो हमारे मेडिकल का साइंस का जितने भी, जब अब प्रिवेंशन की बात आती है तो प्रिवेंशन से पहले हम जिक्र करते हैं मेडिकल साइंस की, क्योंकि प्रिवेंशन इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस। तो अब हम मेडिकल साइंस के गोल्स क्या है और फिर उस गोल के तहत हम प्रिवेंशन को डिफाइन करवाएंगे। सबसे पहले मेडिकल साइंस के गोल्स क्या है, तो उसमें सबसे पहले है प्रोमोट हेल्थ है। अब हेल्थ को प्रमोट किस तरह करेंगे, तो इसके लिए जो है ना हमें जानना चाहिए, और हमने पहले भी पढ़ चुका है हेल्थ इलनेस या हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। तो हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम में हमने क्या पढ़ा था, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम में हमने पढ़ा था कि ये जो आपका नॉर्मल हेल्थ होता है ना, नॉर्मली जो इंसान रहता है, उस नॉर्मल हेल्थ को आप अगर आप उसको प्रमोट करवाना चाहते हो तो मैक्सिमम हेल्थ कैपेसिटी की तरफ, किस चीज की तरफ, मैक्सिमम हेल्थ की तरफ, तो आप किस तरह करवाओगे,
नॉर्मल हेल्थ को जब आप मैक्सिमाइज करवाते हो, अपनी जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उस तक लेके जाते हो, तो फिर आपके लिए जो है ना क्या करना होगा, फिर आपके लिए जो है ना बैलेंस डाइट आप लोगे, साथ में आप एक्सरसाइज करोगे, डिफरेंट हेल्दी एक्टिविटीज आप करोगे, तो इसके थ्रू जो है ना आपका हेल्थ नॉर्मल हेल्थ से वो मैक्सिमम हेल्थ या मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम हेल्थी पोटेंशियल जो होता है उसकी तरफ जाता है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को छोड़ते हो, बैलेंस न्यूट्रिशन को, एक्सरसाइज को आप छोड़ते हो, आप अनहाइजेनिक पाथवेज अपनाते हो, तो फिर आपका हेल्थ आता है इम्प्योरिटी की तरफ, और फिर आपका हेल्थ डैमेज होता है, और एट द एंड रिजल्ट होता है क्या, इलनेस उसका रिजल्ट होता है। तो ये हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम है। अब जब आप हेल्थ को प्रमोट करवाते हो तो हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम आपका प्रमोशन की तरफ जाएगा, मैक्सिमम हेल्थ की तरफ जाएगा, जिसमें जो आप करवाते हो बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल डाइट के थ्रू, आप जो है ना एक्सरसाइज के थ्रू या हेल्थी एक्टिविटीज के थ्रू या हाइजेनिक पाथवे के थ्रू आप मैक्सिमम या हेल्थ प्रमोट करवा सकते हो। साथ में आप हेल्थ को प्रिजर्व करवा सकते हो। प्रिजर्व का मतलब ये कि आपने अगर मैक्सिमम हेल्थ ऑब्टेन किया, तो आप इस मैक्सिमम हेल्थ को आप प्रिजर्व किस तरह करवाओगे, अपनी उस हालत में आप मेंटेन किस तरह रखोगे, या आपका नॉर्मल हेल्थ है तो इस नॉर्मल हेल्थ को आप अपनी हालत में किस तरह मेंटेन रखोगे। तो इसका क्या मतलब है, प्रिजर्व हेल्थ मतलब टू मेंटेन हेल्थ। अब तीसरा जो है ना, रिस्टोर हेल्थ व्हेन इट इज इम्पेयर। अब जब आपका ये हेल्थ अनहाइजेनिक पाथवे आपने अपनाई और आपका ये हेल्थ क्या हो गया, ये इम्पेयर्ड हो गया, अब जो है ना आपने क्या करना है, उसको इम्पेयर्ड हेल्थ को आपने दोबारा नॉर्मल हेल्थ की तरफ किस तरह लेके आना है, तो उसको हम कहते हैं रिस्टोर हेल्थ। उसके लिए जो है ना फिर क्या कहते हैं, तो मेडिकल साइंस क्या करती है, उस इम्पेयर्ड हेल्थ को दोबारा जो है ना अपनी नॉर्मल हेल्थ में लेके आने की कोशिश करते हैं। मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। अब फॉर एग्जांपल आपका ये हेल्थ चला गया इलनेस की तरफ और आप इल हो गई, बीमार हो गई, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उस सफरिंग को, जो आपकी इलनेस है, उस इलनेस को आप किस तरह जो है ना मिनिमाइज करवाओगे, या आपका जो डिस्ट्रेस कंडीशन है, सफरिंग और डिस्ट्रेस का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपको पेन फील हो रहा है, तो पेन क्या है, बेसिकली ये इलनेस है। अब ये आपको सफरिंग है जिससे आप सफर हो रहे हो, ये आपकी एक डिस्ट्रेस कंडीशन है, डिफिकल्ट कंडीशन है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए मेडिकल साइंस फिर अपना रूल प्ले करवाते हैं। तो ये चार क्या थी, गोल थी फॉर मेडिकल साइंस। दीज गोल आर एम्बेडेड इन द वर्ड प्रिवेंशन। अब ये गोल जो है, ये गोल्स इस प्रिवेंशन के लफ्ज में मुखफ़फ़ है, क्या है, इसके अंदर ये गोल्स आते हैं, या ये प्रिवेंशन का जो लफ्ज है तो ये इन गोल से निकला हुआ है। किस तरह, वो हम देखते हैं। प्रिवेंशन के द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और अराइजिंग। अब ये प्रिवेंशन का नॉर्मल डिफिनेशन है। नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं ना, या जनरल डिफिनेशन जब हम करते हैं प्रिवेंशन को, तो प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग। तो प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग का मतलब क्या, कि आप उस चीज को रूट से उसको उजागर करना ही न दे, ओके, करनी न दे। तो क्या होता है, द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और अराइजिंग। आप उस चीज को जो है ना हैपनिंग या अराइजिंग से जो है ना आप उसको स्टॉप करो, ताकि अगर वो अराइज हुआ है तो उसको आप हैपन नहीं होने दो, या उसको आप अराइज ही ना होने दो, या उसको जो है ना आप, वो क्या होता है ना कि रूट से जो है ना, रूट से आप उसको खत्म करवा दो, तो क्या होता है, वो प्रिवेंशन होता है। अब डिजीज प्रिवेंशन की जब आप बात आती है, तो डिजीज प्रिवेंशन फिर क्या होता है, डिजीज प्रिवेंशन फिर स्पेसिफिक होता है डिजीज के लिए, ओके। डिजीज प्रिवेंशन रेफर टू डेलिबरेट एक्शन टू halt और डिले डिजीज प्रोग्रेशन फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट। अब डिजीज प्रोग्रेशन क्या है, वो डिलिबरेट एक्शन है, जो आपका इंटेंशनल एक्शन होता है, जो आप किस चीज के लिए करवाते हो, उस डिजीज को डिले करने के लिए, या तो उस डिजीज को आप halt करवाते हो, मतलब मुकम्मल उसको आप रोकते हो, क्या करवाते हो, उसको आप रोकते हो उसको, या उसको डिले करवाते हो। अगर उसका मुकम्मल रोकना पॉसिबल नहीं तो उसको आप डिले करवाते हो। फॉर एग्जांपल एड्स है या HIV है, तो HIV आप मुकम्मल रोक नहीं सकते हो, उसको जो है आप डिले करवाओगे उसकी साइन सिम्टम्स को, फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज। उसके एक स्टेज से, फॉर एग्जांपल उसकी लिमिट स्टेज से जो है ना आप उसको, जो एक्सटेंट या इंटेंसिव स्टेज होता है उसी तक जाने में आप उसकी डिले या रुकावट पैदा करते हो। द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऑब्वियसली हैज अ पोटेंशियली ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ मेडिकल ट्रीटमेंट। अब जब आप प्रिवेंशन करवाते हो तो प्रिवेंशन का इम्पैक्ट क्या होते हैं, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी पब्लिक हेल्थ पे, न कि आपके मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा उसका पब्लिक हेल्थ पे असर होता है। मतलब ये कि जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो तो उस मेडिकल ट्रीटमेंट से आपका जो प्रिवेंशन है, उस प्रिवेंशन आपकी पब्लिक हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट
करवाते हैं। कौन से इम्पैक्ट्स होते हैं? फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन में आप जो है ना, प्रिवेंशन में आप होल कम्युनिटी को क्या करवाते हो? फोकस करवाते हो। होल कम्युनिटी को जब आप होल कम्युनिटी को फोकस करवाते हो तो होल कम्युनिटी में जो डिजीज आकर होते हैं तो उसके लिए आप प्रिवेंशन करवाते हो, तो होल कम्युनिटी एक डिजीज से बचती है। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट में आप एक इंडिविजुअल को ट्रीट करवाते हो, तो ये जो है ना, जो प्रिवेंशन है उसका ग्रेटर इम्पैक्ट होता है पब्लिक हेल्थ पे, न कि मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा उसका असर होता है पब्लिक हेल्थ पे। तो इसका बेनिफिट जो है ना प्रिवेंशन का मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा होते हैं। अब हम आते हैं लेवल, तो प्रिवेंशन का ये तो जो कंसेप्ट था ये तो आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। अब जब आप प्रिवेंशन करवाते हो तो कौन कौन से लेवल पे आप प्रिवेंशन करवाओगे? देयर आर 3 लेवल्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। अब जो है ना बेसिक जो लेवल्स है वो है 3 लेवल्स है। कितने लेवल्स है? 3 लेवल्स है। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शियरी लेवल। लेकिन जब आप आगे जाते हैं और जो मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी में जो वो होते हैं ना, मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो इसमें फिर ये लफ्ज ऐड हो गया प्राइमोरियल प्रिवेंशन। अब प्राइमोरियल प्रिवेंशन कौन सा प्रिवेंशन है? तो ये इसके साथ फिर आखिर में लफ्ज हो गया द 4th लेवल। तो बेसिकली डिजीज की प्रिवेंशन के लेवल्स कितने हैं? वो है 4 लेवल है, जो प्राइमोरियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी लेवल है। ओके, अब हम पढ़ते हैं द फर्स्ट वन इज प्राइमोरियल प्रिवेंशन। Primordial prevention is the prevention of the emergence or development of risk factor in population groups in which they have not yet appeared। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर होते हैं। प्राइमोरियल प्रिवेंशन क्या होता है? जब इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर या रिस्क फैक्टर की बात आती है, तो उस रिस्क फैक्टर को जब आप मना करवाते हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राइमोरियल प्रिवेंशन, इसको हम कहते हैं। तो इसमें हम क्या करवाते हैं? इसको हम रिस्क फैक्टर जो है ना, इसमें हम मना करवाते हैं या प्रिवेंट करवाते हैं उस सोसाइटी में जिस सोसाइटी में ये पहले अपीयर न हुआ हो। याद रखिए, ये जो रिस्क फैक्टर है तो ये इसके लिए लाजमी शर्त है कि उस सोसाइटी में जब आप करवाते हो जिसमें ये रिस्क फैक्टर पहले अपीयर न हुई हो इन अ पॉपुलेशन ग्रुप इन विच दे हैवंट येट अपीयर्ड, जिसमें जो है ना वो डिजीज अपीयर ही नहीं हुआ हो और उसकी जो रिस्क फैक्टर है उस रिस्क फैक्टर को आप खत्म करवाते हो, तो इसको हम कहते हैं प्राइमोरियल प्रिवेंशन, इसको हम कहते हैं। अब प्राइमोरियल प्रिवेंशन कंसिस्ट ऑफ measures that inhibit the emergence of risk factors in the form of environmental, economic, social and behavioral conditions and cultural patterns। तो इसमें हम क्या करवाते हैं? इसमें हम उस रिस्क फैक्टर को जो है ना क्या करवाते हैं? उस रिस्क फैक्टर को हम खत्म करवाते हैं। ये याद रखिए, एक जो है ना आप रिस्क फैक्टर जब अपीयर होते हैं उसको हम खत्म करवाते हैं, और एक रिस्क फैक्टर अपीयर नहीं हुई है और उसको आप खत्म करवाते हैं। तो जब रिस्क फैक्टर अपीयर नहीं हुई है और उसको आप खत्म करवाते हो तो वो आते हैं किस चीज किस स्टेज में? प्राइमोरियल स्टेज में। फॉर एग्जांपल है ओबेसिटी, एक एग्जांपल है। अब ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन इस रिस्क फैक्टर को आप अकरिंग से पहले इसको आप खत्म करवाते हो थ्रू बैलेंस डाइट, थ्रू एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर काज होता है किन चीज की? हाइपरटेंशन की, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की, हाइपरलिपिडीमिया की। तो अब ये रिस्क फैक्टर अकरिंग से पहले आप खत्म करवाते हो तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं प्राइमोरियल प्रिवेंशन। क्या आप ओबेसिटी को जो है ना खत्म करवाते हो अकरिंग से पहले। ओके, फिर क्या होता है? फिर फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर, लेकिन ये स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है एक डिजीज के लिए। लंग कैंसर इससे बन सकती है, आपकी माउथ कैंसर वगैरह हो सकते हैं, बहुत सी और डिजीज हो सकती है। लेकिन ये क्या स्मोकिंग है लंग कैंसर, क्रोनिक आर्टरी डिजीज वगैरह से हो सकते हैं। अब ये स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। अब इस स्मोकिंग को आप मुकम्मल अपनी सोसाइटी में स्मोकिंग मुकम्मल आप अलाउड ही नहीं करती। उसका सिगरेट आपके बाजार में नहीं मिलता, उसका जो कोई स्मोक करता है तो उस स्मोकिंग पर्सन को आप अपनी सोसाइटी में नहीं छोड़ते, अपने घर में नहीं छोड़ते। तो फिर वो क्या होता है? स्मोकिंग का जो रिस्क फैक्टर है उसको आप खत्म करवाते हो, और रिस्क फैक्टर आप जो है ना उसको अकरेंस आप नहीं करवाते। फॉर एग्जाम्पल शुड नॉट बी एक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल एक अपने घर में चाइल्ड है, एक बच्चा है, तो उस बच्चे को जो है ना आप अपने घर में ये मना करते हो कि मेरे घर में कोई सिगरेट नहीं पिएगा। बाहर बाजार में जो शॉप होता है शॉपकीपर को आप कहेंगे कि इधर कोई सिगरेट नहीं लेके आएगा। स्कूल है, स्कूल के आसपास के जितने भी शॉप्स है तो उसमें आप ये मना करवाते हो कि सिगरेट जो है ना इधर कोई नहीं लेके आएगा या कोई इधर जो है ना इधर स्मोकिंग नहीं करेगा। तो ये क्या है? उस स्मोकिंग का रिस्क फैक्टर है, उस रिस्क फैक्टर को अकरेंस से पहले आप खत्म करवाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमोरियल प्रिवेंशन उसको कहते हैं। प्राइमोरियल प्रिवेंशन द मेन इंटरवेंशन इन प्राइमोरियल प्रिवेंशन इज थ्रू इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। तो प्राइमोरियल प्रिवेंशन में मेन इंटरवेंशन क्या होता है? इंडिविजुअल और मास कम्युनिकेशन, कि आप एक एक बंदे को जाके उसको इन्फॉर्म करो
कि यार ये चीज़ जो है ना, ये स्मोकिंग जो है ना, ये खतरा है, इसके सिगरेट भी आपने जो है ना अपनी दुकान में नहीं लेके आना है, क्योंकि इससे फिर हमारे बच्चे मुतासर होते हैं और उनको जो है ना डिफरेंट टाइप्स के डिजीज। मास एजुकेशन के लिए आप मास मीडिया यूज़ करो, या आप जो है ना मस्जिद वगैरह में आप ऐलान वगैरह करो, तो ये क्या होता है, ये मास एजुकेशन होता है, ताकि आप पूरी सोसाइटी को एकदम जो है ना इंफॉर्म करवाते हो। प्राइमोरियल प्रिवेंशन टारगेट्स होल पॉपुलेशन। आप प्राइमोरियल प्रिवेंशन में क्या करवाते हो, होल पॉपुलेशन आप टारगेट करो। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग का जो हमने जिक्र किया, तो आपने शॉप में स्मोकिंग या सिगरेट लाना बंद ही किया, तो आपका पूरा सोसाइटी उससे क्या हो गया, उससे प्रिवेंट हो गया। या आप सैनिटेशन इंप्रूव करवाते हो, सैनिटेशन इंप्रूवमेंट जो है ना आप पूरी सोसाइटी की करवाते हो। या आप हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोगों को मास मीडिया के थ्रू जो है ना आप इम्पावर करवाते हो कि आपने जो है ना इस तरह की लाइफस्टाइल अपनानी है जो आपके डिजीज बनने का सबब ना बने। तो ये क्या है, ये आप होल पॉपुलेशन इसमें आप टारगेट करवाते हो। ओके, फिर इसके बाद आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। तो फर्स्ट स्टेज होगी आप, सेकंड वन इज प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकंड लेवल क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। अब प्राइमरी प्रिवेंशन एम्स टू प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम अकरिंग। इसमें आप क्या करवाते हैं, इसमें आप डिजीज को अकरिंग से बचाते हो। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उस रिस्क फैक्टर को आप खत्म करवाते हो, डिजीज को अकरिंग से बचाते हो। ओके, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं और उधर जो है ना जो हमने प्राइमोरियल किया तो उसमें आप रिस्क फैक्टर को खत्म ही करवाते हो, मतलब रिस्क फैक्टर को आकर होने से बचाते हो, इधर आप डिजीज को आकर होने से बचाते हो। ओके, प्राइमरी प्रिवेंशन seeks to reduce the frequency of new cases of disease occurring in a population, and this is most applicable to persons who are in the stage of susceptibility। अब इसमें हम क्या करवाते हैं, इसमें आप डिजीज के occurrence खत्म करवाते ताकि डिजीज आकर ना हो जाए। और इसमें जो है ना हमारा जो मोस्ट अफेक्ट टारगेट होता है, तो टारगेट क्या होता है, जो ससेप्टेबल पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और वो ससेप्टेबल है, वो प्रोन है, किसको, प्रोन टू डेवलपिंग अ डिजीज। एक पर्सन प्रोन है डिजीज को डेवलप करने के लिए। और क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो बंदा क्या करवाता है, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग करवाता है, स्मोकिंग का मतलब ये है कि उसी वजह से उसको लंग कैंसर भी हो सकता है, उसी वजह से उसको माउथ कैंसर भी हो सकता है। तो हम क्या करवाते हैं, उसको हम कहते हैं कि स्मोकिंग आप ना करवाओ, ये आपके लिए रिस्क है, आप डिजीज अकरेंस के लिए। तो फिर ये क्या बंदा है, जो ससेप्टेबल पर्सन होता है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, तो कोविड-19 में हम क्या करवाते थे, लोगों को आइसोलेट करवाते थे। तो आइसोलेशन बेसिकली क्या था, वो प्राइमरी प्रिवेंशन था, जिसमें एक बंदे को जो है ना रिस्क है, ऑलरेडी रिस्क प्रेजेंट है सोसाइटी में, कोविड-19 का जो वायरस है वो प्रेजेंट है, लेकिन फिर आप क्या करवाते हो, आप जो है ना स्प्रेज वगैरह करवाते हो, आप जो है ना लोगों को आइसोलेट करवाते हो। तो ये क्या फिर किस चीज में आते हैं, फिर ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं कि उस बंदे को जो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन उस रिस्क फैक्टर से आप उस बंदे को जो ससेप्टेबल है उसको आप आइसोलेट करवाते हो। ओके, जो ससेप्टेबिलिटी होता है ना, बेसिकली ये आपकी जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों फैक्टर पे डिपेंड करवाते हैं, बाद में आते हैं उसमें हम डिस्कस करवाएंगे। लेकिन इधर भी जो है ना आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, तो ओबेसिटी आपको जो है ना पेरेंट्स से लग सकता है, पेरेंट्स से जो जेनेटिक में आते हैं। साथ में आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करवाते हैं, आपके एक्सरसाइज पे डिपेंड करवाते हैं, आपकी डाइट पे डिपेंड करवाते हैं। तो दोनों फैक्टर जो है ना ससेप्टेबिलिटी में आती है, इस दोनों फैक्टर को जो है ना आप मना करवाओगे। ओके, फिर आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन एट सिग्निफाइज द इंटरवेंशन एंड प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ अ डिजीज। अब इसमें क्या होता है, प्री पैथोजेनेसिस फेज में आप मेजर्स करते हो। इसमें क्या होता है, प्री पैथोजेनेसिस मतलब ये कि डिजीज आकर नहीं हुए, लेकिन आकरिन से पहले जो प्री पैथोजेनेसिस फेज होता है उसमें आप इंटरवेंशन करवाते हो। तो ये उस स्टेज को सिग्निफाई करवाते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में भी कंप्लेन बाई, तो अब प्राइमरी प्रिवेंशन में दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं, नंबर फर्स्ट वन इज हेल्थ प्रमोशन, द सेकंड वन इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन में क्या होता है, टू मैक्सिमाइज हेल्थ। हेल्थ प्रमोशन का तो हमने पहले हेल्थ कंटिन्यूम में हमने बात किया कि आप किस तरह जो है ना हेल्थ को प्रमोट करवाते हैं। दूसरा जो है ना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब है कि आप डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करवाते हो। इधर डिटेल से हम पढ़ते, द फर्स्ट वन इज हेल्थ प्रमोशन और द सेकंड वन इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो हेल्थ प्रमोशन, दीज स्ट्रेटेजीज इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स डिजाइन टू फोस्टर हेल्थियर लाइफस्टाइल। तो इसमें क्या होता है, इसमें हेल्थ एजुकेशन होते हैं और हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें आप क्या करवाते हो, डिजाइन टू फोस्टर हेल्थियर लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब इसमें जो है ना आप ये हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स या हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स जो आप करते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि आप हेल्थियर लाइफस्टाइल को प्रमोट करो या पोस्टर करो या ब्रिंगअप करो या उसको आप डेवलप करवाओ। तो हेल्थियर लाइफस्टाइल को डेवलप करने के लिए आप जब हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम और
हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स आप करते हो, या आप जो है ना एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स करवाते हो ताकि आप एनवायरमेंट की क्वालिटी को बेटर करें, आप फूड सैनिटेशन को बेटर करें, आप वाटर सैनिटेशन को बेटर करें, आप हाइजीनिक कंडीशंस को एनवायरमेंट में अपनाएं, तो उसके लिए आप एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो करते हो, तो ये क्या है, ये बेसिकली हेल्थ प्रमोशन है। ओके, अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन मेजर्स इंक्लूड। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आप क्या करवाते हो, जब डिजीज है और उस डिजीज को आप डायरेक्टली जो है ना प्रोटेक्ट करवाते हो, तो थ्रू इम्यूनाइजेशन, डिजीज है नहीं मतलब डिजीज के अक्रेंस के चांसेस है, और आप जो है ना फिर उस चांसेस को खत्म करवाते हो, तो थ्रू इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन की डिजीज हमने कम्युनिकेबल जो डिजीज थी हमने डिटेल से पढ़ी। फिर पब्लिक हेल्थ एजुकेशन आप करवाते हो अबाउट गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, और साथ में क्लोरिनेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक वाटर सप्लाईज। तो ये क्या होता है, इसमें जो है ना आप क्लोरिनेशन आप करवाते हो, वाटर सैनिटेशन, आप जो है ना पब्लिक हेल्थ एजुकेशन आप लोगों को देते हो। बहुत से लोगों को आपने जमा किया, उसको आपने कहा कि न्यूट्रिशन आपने अच्छी लेनी है, एक्सरसाइज लेनी है, ये वाली डिजीज़ के लिए जो है ना आपने ये करना है, आपने जो है ना ये डिजीज़ अगर आपको आप ससेप्टेबल हो, फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, आप लोगों को कहते हो कि आपने जो है ना गुड न्यूट्रिशन लेनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका इम्यूनिटी बूस्ट अप हो, ये डिजीज़ आपको न लग जाए। ओके, तो ये क्या होता है, ये फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होते हैं। ओके, अब इसके बाद जब हम आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के एग्जांपल में, तो प्राइमरी प्रिवेंशन के एग्जांपल में जैसे कि मैंने आपको स्मोकिंग का जिक्र किया, तो स्मोकिंग तो उधर आ गया किस चीज़ में, प्राइमोरियल में। तो प्राइमोरियल में क्या होता था, प्राइमोरियल में बेसिकली होता था उधर आप जो है ना जो स्मोकिंग का रेस्पेक्टर था, उस रेस्पेक्टर को आप खत्म करवाती थी, उस रेस्पेक्टर को आप अक्रेंस से पहले खत्म करवाती थी। लेकिन इधर क्या होता है, लेकिन इधर स्मोकिंग रेस्पेक्टर प्रेजेंट है, इस वजह से जो डिजीज है उस डिजीज को आप मना करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से जो है ना प्लेकी एंड कोरोनरी आर्टरी बनते, और उस कोरोनरी आर्टरी की प्लेकियों से जो है ना फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज काज होते। अब ये डिजीज काज होने से आप बचाते हो, तो आप स्मोकिंग को, आप बंदे को कहोगे कि आप स्मोकिंग को खत्म करवा दें। या फॉर एग्जाम्पल हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने कहा था कि चाइल्ड जो है ना, आपके घर में जो बच्चा होता है, आप अगर आप चाहते हो कि उसको न लग जाए, स्मोकिंग का आदत न लग जाए, तो आप जब स्मोकिंग घर में आप ये कहते हो कि स्मोकिंग ना करो, बाजार में आप शॉप वगैरह में स्मोकिंग बर्न करवाते हो, तो फिर वो प्राइमोरियल है। अब इधर एक आपके घर में स्मोकिंग हो रहा है, दूसरे लोग स्मोकिंग करवाते हैं, बाजार में भी सिगरेट्स वगैरह मिलते हैं, आपके घर के साथ ही दुकान है उसमें भी सिगरेट वगैरह मिलते हैं। लेकिन अब आप अपने बच्चे को जो है ना क्या करवाते हो, मना करवाते हो। आपका बच्चा भी बढ़ गया है, वो भी 18 ईयर से ऊपर है, वो जो है ना लीगली वो सिगरेट बाई करवा सकते हैं। ओके, लेकिन फिर आप जो है ना अपने बच्चे को डिस्करेज करवाते हो, उसको आप एंटी स्मोकिंग जो मैसेज है वो आप उनको पहुंचाते हो कि स्मोकिंग करने से आपको ये डिजीज लग सकते हैं। तो फिर ये क्या होता है, ये फिर ये आपका प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। जो रेस्पेक्टर प्रेजेंट है, लेकिन रेस्पेक्टर के प्रेजेंस में जो है ना आप डिजीज की आक्रांत से उस चीज को बचाते हो, तो फिर ये क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। ओके, अब सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस इन पॉपुलेशन। इसमें आप डिजीज लग गया है, लेकिन आप क्या करवाते हो, आप जो डिजीज लग गया है, एक बंदे को लग गया है, और आप इस तगदाऊ में हो कि ये डिजीज दूसरी लोगों को न लग जाए। ओके, तो आप एग्जिस्टिंग केसेस जो है ना, उस एग्जिस्टिंग केसेस की रिड्यूस करने की कोशिश में आप जब पड़ जाए, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन। It is therefore most appropriately and those in the stage of symptomatic disease or the early stage of clinical disease। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसमें होता है आप जो प्री सिम्टोमेटिक डिजीज होता है, फॉर एग्जांपल डिजीज लग गया एक बंदे को लेकिन सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, तो सिम्टम्स की अपीयरेंस से पहले जो आप इकदाम करते हो, और द अर्ली स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज, या सिम्टम्स अपीयर हुए हैं लेकिन उसके अर्ली स्टेज है, सिम्टम्स अपीयर हुए, अर्ली स्टेज का मतलब ये कि वो डिजीज स्प्रेड नहीं हुआ है बॉडी में, तो फिर वो जो प्रिवेंशन आप उस वक्त जो मेजर्स आप उठाते हो, तो किस चीज स्टेज में आते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। इट्स पर्पस इज टू कवर डिजीज स्लो इट्स प्रोग्रेशन और रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल और कम्युनिटी। इसका पर्पस क्या होता है, आप उस डिजीज को कवर करवाओ, या उसकी प्रोग्रेशन को आप स्लो करो, या जो उसके इम्पैक्ट्स कम्युनिटी पे होते हैं वो कम्युनिटी पे इम्पैक्ट्स आप खत्म करवा दो। फॉर एग्जाम्पल अब इधर हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे ने स्मोकिंग शुरू कर दिया, जो बच्चे का जिक्र हम कर रहे थे, उस बच्चे ने स्मोकिंग शुरू तो कर दिया, स्मोकिंग की वजह से जो है ना उसने सिगरेट मुंह में रख लिया, सिगरेट्स की वजह से उसको लग गया माउथ कैंसर। अब माउथ कैंसर में उसकी माउथ में बन गया लीजन बन गया, उस लीजन का जो बायोप्सी आपने जब डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने करवा दिया, तो उससे आ गया क्या कि उसको जो है ना
कैंसर है लेकिन उस कैंसर अर्ली पाम में है, डेवलप या वो स्प्रेड नहीं हुआ है, तो सर्जन ने उसका मुंह का जो लीजन था, जो अर्ली पाम में कैंसर था, तो वो कैंसरस एरिया सर्जन ने रिमूव करवा दिया। तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया। ओके, अब ये क्या है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि अर्ली पाम में आपने उस डिजीज को ट्रीट करवा दिया, या कोई डिजीज आकर हुआ है लेकिन उसकी सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए और वो आपने ट्रीट करवा दिया। For example, screening secondary condition focuses on early detection and swift treatment of the disease. The specific intervention are, इसमें specific intervention कौन सी है, अर्ली डायग्नोसिस है और एडिक्वेट ट्रीटमेंट है। अर्ली डायग्नोसिस में आप क्या करवाते हो, आप स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हो एंड केस फाइंडिंग प्रोग्राम। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करवाते हो आप, स्क्रीनिंग टेस्ट ये है अर्ली डायग्नोसिस में। जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हो तो स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट में आप थोड़ा सा फर्क समझिए। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, व्हेन नो साइन सिम्टम्स अपीयर, जब साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं हुई हो और उस बंदे का आप टेस्ट करवाते हो साइन सिम्टम्स के अपीयरेंस से पहले, तो क्या होता है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। मतलब आपको डिजीज, आपको कंफर्म नहीं है कि डिजीज है इस बंदे में या नहीं है, लेकिन आप जो है ना अप्रोक्सीमेशन लगाते हो, आप अप्रोक्सीमेटली या सजेशन उसको देते हो कि आप टेस्ट करवा दो, तो क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। या इसको हम कहते हैं कि वो टेस्ट जो आप सब क्लिनिकल स्टेज में आप करवाते हो, सब क्लिनिकल स्टेज का मतलब है जब साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसको कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जब साइन सिम्टम्स अपीयर हो जाए, या जो क्लिनिकल स्टेज होता है ना, क्लिनिकल स्टेज में जब साइन सिम्टम्स अपीयर हो जाए और उस स्टेज में आप टेस्ट करवाते हो, तो उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। आप सेकेंडरी प्रिवेंशन मोस्टली रिलाइज करवाते हैं किस चीज पे, स्क्रीनिंग टेस्ट पे। इसलिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट की डिटेल पढ़ते हैं। स्क्रीनिंग फॉर डिजीज, अ कॉमन अप्रोच टू सेकेंडरी प्रिवेंशन स्क्रीनिंग फॉर डिजीज। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्योंकि ज्यादातर साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं हुई होती, तो आप स्क्रीनिंग जो है ना, स्क्रीनिंग की तरफ आप जाते हो। इट इज सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज आर डिटेक्ट बाय मींस ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, आप जो है ना अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज है, डिजीज रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, डिजीज जो है ना सिर्फ उस बंदे में ये हुआ है कि डिजीज को लग गया है, वायरस उसके बॉडी में एंटर हुआ है, लेकिन वायरस ने बिगाड़ ज्यादा पैदा नहीं किया है, स्प्रेड नहीं हुआ है, साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं हुई है, तो अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज है। डिटेक्ट बाय मायर, आप रैपिडली अप्लाइड टेस्ट, आप डायरेक्टली उसको टेस्ट जब डायग्नोस का प्रिस्क्राइब करवाते हो। एग्जामिनेशन और प्रोसीजर इन अपीयरली हेल्दी पॉपुलेशन, या आप एग्जामिनेशन करवाते हो या आप प्रोसीजर जो अपनाते हो तो हेल्दी पॉपुलेशन में, जो अपीयरली हेल्दी पॉपुलेशन, ये बात आप याद रखिए, क्योंकि साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, आपको पॉपुलेशन अपीयरली हेल्दी लग रहा है, तो फिर वो क्या होता है, वो फिर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डिजीज। स्क्रीनिंग इज परफॉर्म टू डिटेक्ट डिजीज अर्ली सो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कैन बी इनिशिएट। अब इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग परफॉर्म होती है किसके लिए, ताकि उस डिजीज को आप डिटेक्ट करें अर्ली, और उसके लिए जो है ना आप प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करवाएं, इमीडिएट ट्रीटमेंट आप उस डिजीज को करवाएं ताकि वो क्या हो जाए, केयर हो जाए। ओके, अब इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग फॉर डिजीज एग्जाम्पल क्या है, स्क्रीनिंग इंक्लूड एग्जाम्पल मेमोग्राफ फॉर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। अब ब्रेस्ट कैंसर जो अर्ली फॉर्म में होते हैं तो उसकी कोई साइन सिम्टम्स नहीं होती, उसके लिए आप मेमोग्राफी करवाते हो, तो मेमोग्राफी क्या है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। आई टेस्ट फॉर ग्लूकोमा, आप ग्लूकोमा के लिए आप आई टेस्ट करवाते हो, क्योंकि ग्लूकोमा में जो आपका अपटेक नर्व होता है वो डैमेज वो होता है, लेकिन जो अर्ली स्टेज होती है ग्लूकोमा की, तो उसका अपीयरेंटली कोई आपको पता नहीं चलता, बाद में आपको पता चलता है कि आपको ग्लूकोमा है, तो उसके लिए आई टेस्ट जब आप ग्लूकोमा के लिए अर्ली स्टेजेस में करवाते हैं, या अकल्ट ब्लड टेस्ट पर कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। कोलोरेक्टल कैंसर कौन सा होता है, जिसमें आपका कोलन या रेक्टम में कैंसर बन जाए, एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो जाए, तो उसके लिए जब आप अकल्ट ब्लड, अब ये ऐसा कैंसर है जिसके अर्ली स्टेज में आपको पता नहीं चलता कि आपको वो है या नहीं है, लेकिन आप जो है ना अकल्ट ब्लड टेस्ट उसके लिए करवाते हो। अकल्ट ब्लड क्या होता है, आप उसकी स्टूल या पीसेस जो है ना उसको आप एग्जामिन लैब टेस्ट उसकी करवाते हो, उसमें आप अकल्ट ब्लड ढूंढते हो। अकल्ट ब्लड वो ब्लड होता है जो आपका हेडन होता है, हेडन ब्लड होता है जो नेक्स्ट आई से अपीयरेंटली आपको नजर नहीं आता, तो टेस्ट में जो है ना एग्जामिनेशन में फिर उसका पता चलता है। तो इसमें हम क्या करवाते हैं, जो अकल्ट ब्लड टेस्ट होता है, इसमें आप सेल्स या अकल्ट ब्लड जो है ना वो आप एग्जामिन करवाते हो उसकी पीसेस में। द पप स्मीयर फॉर सर्विकल कैंसर, अब सर्विकल कैंसर आपको लग गया, सर्विक्स में एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो गई, तो उसके लिए आप पेप स्मीयर क्या है, पेप स्मीयर में आप जो है ना सेल्स कलेक्ट करवाते हो सर्विक्स है, उससे जो है ना आप पता चलते हैं कि सर्विक्स में कैंसर हुआ है अर्ली स्टेज में या नहीं है। थर्ड वन, द प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर। आप प्रोस्टेट कैंसर के लिए आप प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट करवाते हो, तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो है ना वो रिलीज होता है। अब जब ये पीएस है जब इंक्रीज होता है अपनी अमाउंट में, तो क्या होता है, आपको पता चलता है कि देयर इज द चांसेस ऑफ कैंसर। अब ये सारे के सारे आप किस तरह करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको किस तरह पता चलता है कि
डिजीज के चांसेस है या नहीं, और आप उसके लिए जो है ना स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हो। तो स्क्रीनिंग टेस्ट आप सोसाइटी में हर किसी के लिए करवाओगे या नहीं, कुछ खास के लिए, तो अब हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज मास स्क्रीनिंग, जब आप होल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करवाओ। फॉर एग्जाम्पल आपको लग गया, एक बंदा आ गया और एक बंदा को जो है ना उधर क्या हो गया, उधर एक बंदे को जो है ना कोविड ससेप्ट हो गया, कोविड एक बंदे के आपने डायग्नोज करवा दी, उसकी साइन सिम्टम्स उसमें अपीयर हो गई। तो आपने फिर खौफ की वजह से जो है ना सारी पॉपुलेशन की टेस्टिंग जब आप शुरू करवाते हो, अपेरेंटली वो लोग हेल्दी है लेकिन सारी पॉपुलेशन की आपने टेस्टिंग करवाई शुरू करवाई, तो ये क्या है, मास स्क्रीनिंग है। मेजर द बीपी ऑफ ऑल एडल्ट्स इन पॉपुलेशन, अब जब आप सारी पॉपुलेशन की सारी लोगों को जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करवाते हो, तो ये क्या है, ये मास स्क्रीनिंग है। दूसरा वो क्या है, टारगेट स्क्रीनिंग। टारगेट स्क्रीनिंग जब आप किसी खास ग्रुप को टारगेट करवाते हो, सेलेक्टेड ग्रुप्स हु आर एंटिसिपेटेड टू हैव एन इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ द कंडीशन फॉर व्हिच स्क्रीनिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड। अब इसमें आप क्या करवाते हो, एंटिसिपेटेड टू हैव एन इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ द कंडीशन। अब ऐसी ग्रुप को आप सेलेक्ट करवाते हो जिसमें जो है ना आपको एंटिसिपेशन हो जाए, कबल इस वक्त आपको पता लग जाए कि उसमें जो है ना कंडीशन या डिजीज का जो कंडीशन है वो इन लोगों में जो है ना ज्यादा होने का खदशा है। फॉर एग्जाम्पल, मेजरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटिव्स ऑफ पीपल विद फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया। अब एक फैमिली ऐसा है जिसमें हाइपरलिपिडीमिया है। अब हाइपरलिपिडीमिया ज्यादातर जेनेटिकली जो है ना ये ट्रांसफर होता है। अब जो है ना आपने क्या करवा दिया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपने उनकी जितनी भी रिश्तेदार थी जो कैनशिप पे थे, ब्लड रिलेशन में जितने भी लोग थे उसके, तो आपने उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना आपने उसका क्या किया, स्क्रीनिंग शुरू करवा दिया। तो आपने सिर्फ इस हाइपरलिपिडीमिया की जो पेशेंट थी, जो फैमिली था, इसके जो रिलेटिव्स थे, उस रिलेटिव्स का ग्रुप आपने सिर्फ सेलेक्ट करवा दिया, न कि उसका सारा सोसाइटी या सारा पॉपुलेशन या सारे नाइबर्स को जो है ना आपने उसका सेलेक्ट नहीं करवा दिया। तो ये क्या है, टारगेट स्क्रीनिंग है। क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। अब स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए WHO ने क्या गाइडलाइंस पेश किए, अब कब जो है ना आप स्क्रीनिंग करवा सकते हो, अब कब नहीं करवा सकती। तो WHO ने विल्सन एंड जेंगनर इन 1968 में कुछ गाइडलाइंस जो है ना वो क्या करवा दी, सामने लेके आए और कहा कि इसी की बेस पे आपने स्क्रीनिंग करवानी होगी। अगर ये कंडीशन नहीं हो तो आप स्क्रीनिंग नहीं करवा सकते हो पॉपुलेशन की। द पर्सन इज कंडीशन शुड बी एन इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। फर्स्ट कंडीशन ये कि कोई प्रॉब्लम हो और वो प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं हो कि आपको वही वैसे ही जो है ना वहम गुमान हो गया और आपने जो है ना सारी सोसाइटी की स्क्रीनिंग करवा दी, नहीं। फॉर एग्जांपल, इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब इधर क्या है, इधर मतलब ये कि फॉर एग्जांपल जो वो था कोविड-19 था, तो कोविड-19 एक इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम था। अब आपने जो है ना उसका स्क्रीनिंग अर्ली स्टेज में इसलिए करवाना था कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी सोसाइटी में एक बंदे को लग जाता तो सारे लोग विद इन अ डे उससे अफेक्ट होते थे। तो क्या था, इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम था, इस वजह से जो है ना आपने उसकी स्क्रीनिंग करवानी थी सारी सोसाइटी की। द नेचुरल हिस्ट्री शुड बी वेल अंडरस्टूड। दूसरा ये कि जिस चीज़ की आप स्क्रीनिंग करवाते हो, जिस डिजीज की आप स्क्रीनिंग करवाते हो, उस डिजीज की आपको नेचुरल हिस्ट्री का पता हो कि ये डिजीज जो है ना किस स्टेज पे अपीयर होता है, ये डिजीज किस तरह जो है ना डेवलप हो गया, कौन कौन से लोगों को इसका खतरा है, तो उसका आपको पता होता है कि आप जो है ना उस सोसाइटी को आप क्या करवा दो, टारगेट करवा दो, या उन लोगों को आप टारगेट करवा दो जिनको इन चीज़ का खदशा है। वैसे आप जो है ना इधर उधर के लोगों को जो है ना वो ना करवा दो, या जो है ना आप हर किसी इंजेक्शन टोन्स देते हो तो फिर वो नहीं होता। आपको नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का पता हो, इसके बेस पे जो है आप स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू करवा दो। ओके, देयर शुड बी डिटेक्टेबल अर्ली स्टेज। इसमें फिर क्या होता है, डिटेक्टेबल अर्ली स्टेज होता है। आप जो है ना ये डिटेक्ट करवा दो कि अर्ली स्टेजेस की क्या है, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट तो अर्ली स्टेज के लिए होता है ना। जब आप उस चीज़ का अर्ली स्टेज का आपको पता नहीं हो और आप स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हो तो फिर जो है ना आप नहीं जान सकती कि डिजीज है या नहीं है, क्योंकि अर्ली स्टेज में तो हर डिजीज का पता नहीं चलता। आप जब डिजीज का अर्ली स्टेज का आपको पता हो कि अर्ली स्टेज में इस डिजीज की कौन कौन सी कंडीशंस होती है, बॉडी में ये कितनी % तक स्प्रेड हुआ होता है, तो तब ये जो है ना आप क्या करवा सकते हो, आप स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हो। आपको पता चलता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो वैलिड है या नहीं है। द टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पॉपुलेशन टू बी स्क्रीन्ड। अब क्या है, अब जो टेस्ट आप करवाती हो वो टेस्ट पॉपुलेशन को एक्सेप्टेबल हो,
फॉर एग्जांपल आप जो है ना कोई सेंसिटिव टेस्ट आप पॉपुलेशन में करवाते हो, तो उसकी कल्चर का आप ख्याल रखोगे कि वो कल्चर आपको इस चीज़ का परमिशन देती है नहीं। फॉर एग्जांपल आप जो है ना किसी सोसाइटी की जितने भी फीमेल्स है, उस फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने उधर पढ़ा, सर्विकल कैंसर है फॉर एग्जांपल, तो सर्विकल कैंसर का जो आप करवाते हो तो हर एक कल्चर में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। पहले आपने जो है ना उस चीज़ के बारे में आगाही देनी है। अगर वो एक्सेप्टेबल है उन लोगों को तो तभी आप जाओगे स्क्रीनिंग टेस्ट पे, वरना आप नहीं जा सकते। द कास्ट शुड बी बैलेंस अगेंस्ट बेनिफिट्स। और जो चट्टा वाला इसका ये है गाइडलाइन है कि जब आप इस पे खर्चा करवाते हो तो उसके बेनिफिट्स के अगेंस्ट आप उसको देखेंगे कि इसका फायदा कितना है। आप फायदा जो है ना पैसे के लिहाज से भी हो सकता है, फायदा कम्युनिटी को प्रोटेक्शन के हवाले से भी हो सकता है कि किन कम्युनिटी को आप प्रोटेक्ट करवा सकते हो। जितना आप कास्ट करवाते हो उतना उसका बेनिफिट्स है या नहीं है, तो ये आप जरूर देखोगे। ओके, फिर इसके बाद आते हैं डिजीज ट्रीटमेंट आते हैं, तो फिर आते हैं डिजीज ट्रीटमेंट। अब डिजीज ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग तो आपने करवा दिया, स्क्रीनिंग एक एस्पेक्ट हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन में। दूसरा जो एस्पेक्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन में तो डिजीज ट्रीटमेंट है। डिजीज ट्रीटमेंट एग्जांपल ऑफ अदर सेकेंडरी प्रिवेंशन मेथड्स इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एंड रिमूवल ऑफ स्किन कैंसर लीजन एज दे अकर। तो जैसा कि हमने कैंसर के बारे में हमने पढ़ा स्मोकिंग के हवाले से कि जब कोई लीजन लगता है और सर्जन उसको रिमूव करवाते हैं तो फिर क्या है, वो फिर ट्रीटमेंट है। तो फॉर एग्जांपल आप हाइपरटेंशन की आप ट्रीटमेंट करवाते हो, आप जो है ना स्किन कैंसर किसी को लग गया है और उस लीजन को आप काटते हो, तो ये क्या है, ये डिजीज ट्रीटमेंट में फिर आता है स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ साथ ट्रीटमेंट भी। अब द लास्ट वन इज टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन जो थर्ड फोर्थ लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, टर्शियरी प्रिवेंशन वो क्या है, तो वो है इधर जो है ना सेकेंडरी फोर्थ लेवल, इसको हम इसलिए कहते हैं जो पहला वाला था उसमें प्राइमोरियल था, बाकी आते टर्शियरी मतलब तीसरा स्टेज। ओके, तीसरा लेवल। टर्शियरी प्रिवेंशन ट्राइज टू लिमिट डिसेबिलिटी एंड इंप्रूव फंक्शनिंग फॉलोइंग डिजीज और इट्स कॉम्प्लिकेशन ऑफन थ्रू रिहेबिलिटेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, द फर्स्ट स्टेप दैट हैज टेकन इज लिमिट द डिसेबिलिटी। अब इसमें डिजीज आकर हो गया है, डिजीज स्प्रेड भी हो गया है, लेकिन आप क्या करवाते हो, आप उसकी उस डिजीज की वजह से वो बंदा कितना डिसेबल होता है तो आप मैक्सिमम अपना पोटेंशियल यूज करवाते हो ताकि उसको आप क्या करवा दो, लिमिट करवा दो उसकी डिसेबिलिटी को। एंड इम्प्रूव फंक्शनिंग फॉलोइंग डिजीज और इट्स कॉम्प्लिकेशन, और उसके फंक्शनिंग को आप क्या करवा दो, उस बंदे को के फंक्शनिंग को आप जो है ना इम्प्रूव करवा दो अपन थ्रू रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन के थ्रू जो है ना आप ये अपनली आप ये करवाते हो कि रिहेबिलिटेशन के थ्रू आप किस तरह आप करवाते हो, तो हम इधर पढ़ते। देयरफॉर इट इज मोस्ट एप्लीकेबल ड्यूरिंग द लेट क्लिनिकल स्टेज और द स्टेज ऑफ डिमिनिश्ड कैपेसिटी। अब ये कौन सी स्टेज में ज्यादातर जो है ना हम टर्शियरी प्रिवेंशन को अपनाते हैं, तो जब अब लेट क्लिनिकल स्टेज होता है, या लेट क्लिनिकल का मतलब ये कि आप साइन सिम्टम जो है ना बहुत ज्यादा सीवियर हो चुके हैं, और स्टेज ऑफ डिमिनिश कैपेसिटी या कैपेसिटी डिमिनिश कैपेसिटी फंक्शन लॉस हुआ है। फंक्शन लॉस का मतलब है कि किसी बंदे का सारा पाँव जो है ना काम छोड़ गया है, या किसी को जो है ना पैरेज लग गया है और पैरालाइज हो चुका है, तो फिर उस स्टेज में आप टर्शियरी प्रिवेंशन करवाते हो। एम ऑफ द टर्शियरी प्रिवेंशन इज टू प्रमोट पेशेंट एडजस्टमेंट तो इररिमेडिएबल कंडीशन। अब इसमें आप क्या करवाते हो, उस पेशेंट की जो हालत है उसको प्रमोट करवाते हो। वो हालत क्या होते हैं, वो इररिमेडिएबल कंडीशन उसकी होते हैं, मतलब इम्पॉसिबल कंडीशन फॉर द ट्रीटमेंट। ऐसी कंडीशन उसकी ऐसी हो चुकी होती है जो इम्पॉसिबल होते हैं ताकि उसको आप ट्रीट करवा दें। लेकिन उस हाल में जब आप उसकी पेशेंट के कंडीशन को प्रमोट करवाने की कोशिश करते हो तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन। ओके, अब टर्शियरी प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन दैट शुड बी अकम्प्लिश इन द स्टेज ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन। तो कौन सी इंटरवेंशन आपने करनी है, द पर्सन इज डिसेबिलिटी लिमिटेशन, द सेकंड वन इज रिहेबिलिटेशन। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर बंदी को जो है ना डिसेबिलिटी का खतरा है, फॉर एग्जाम्पल उसका एक डायबिटिक पेशेंट है और उसका डायबिटिक फुट है, क्या है, डायबिटिक फुट है। अब उसका जो छोटा जो बड़ा उंगली है, पाँव का जो बड़ा उंगली है, वो बड़ा उंगली उसका क्या होता है, वो खतरा है उसको। तो उस खतरे को जो है ना अब उसका बड़ा उंगली काटोगे, क्योंकि उससे रिस्क ऐसा है कि उसकी सारी पाँव उसको फिर काटना पड़ेगा क्योंकि डिजीज ऊपर आता है। तो ये क्या है, ये डिसेबिलिटी लिमिटेशन है। उसके आपने उसकी डिसेबिलिटी को लिमिट करवा दिया, सिर्फ उसकी बड़ी उंगली को या जो बेक है उसको आपने काट दिया। रिहेबिलिटेशन क्या है, द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल एंड एजुकेशनल एजुकेशनल मेजर्स। अब इसमें जो है ना कौन कौन से मेजर आप करवाते हो, मेडिकल मेजर ट्रीटमेंट आप उसकी करवाते हो मेडिकली, सोशल मेजर्स आप उसके इंटरपर्सनल रिलेशन सोसाइटी के साथ उसके ताल्लुकात उसको आप बेहतर बनाते हो, एजुकेशनल आप उसकी एजुकेशनल इंप्रूवमेंट आप करवाते हो, एंड ओकेशनल आप उसकी जॉब्स में, उसकी बेसिक नीड्स में, उसकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आप जो है ना हेल्प करवाते हो। तो रिहेबिलिटेशन में आप इस तरह के मेजर्स उठाते हो, किस लिए,
फॉर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। इस ये मेजर्स आप करवाते हो ताकि आप उसको ट्रेन करवाओ और रीट्रेन आप उसको करवाओ, किस लिए? ताकि वो जो उसका पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शन कैपेबिलिटी है उसको आप हाईएस्ट लेवल पे लेके जाओ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसका जो है ना ये पाव है, ये पाव अब उसका पैरालाइज हो चुका है, अब उस पाव के आप रिहेबिलिटेशन करवाते हो, फिजियोथेरेपी आप उसकी करवाते हो ताकि उसकी जितना भी हो सके आपसे उतना आप उसको फंक्शनिंग कैपेबिलिटी में लेके आओ। अब टर्शियरी प्रिवेंशन के एग्जांपल में कौन कौन से एग्जांपल इसमें आते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज एंड डायबिटिक पेशेंट है उसके आप कॉम्प्लिकेशन को खत्म करवाने की कोशिश करते हो। द ऑनगोइंग मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट डिजीज पेशेंट विद मेडिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, पीरियोडिक एग्जामिनेशन। तो ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे इसके एग्जांपल में आते हैं। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग का जो हमने जिक्र करवाया था, तो स्मोकिंग का जो बंदा था उधर अगर उसने अर्ली स्टेज में अपने आप को प्रिवेंट करवा दिया तो सेकेंडरी स्टेज में उसका डिजीज खत्म हो जाएगा और डॉक्टर जो है ना उसका लीजन खत्म करा। लेकिन अगर उसने उस टाइम डॉक्टर से एडवाइस नहीं लिया तो उसका जो कैंसर है वो स्प्रेड हो जाएगा उसकी जहाँ तक उसका कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। फिर डॉक्टर जो है ना, जो सर्जन होता है, वो उसका जाँ जो है ना वो रिमूव करवाएगा और जाँ की जगह जब वो आर्टिफिशियल जाँ लगाए तो फिर वो आर्टिफिशियल जाँ रिहेबिलिटेशन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन। अब टर्शियरी प्रिवेंशन में आते हैं, जब ये प्रिवेंशन तो हमने पढ़ी ना लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन मोस्टली जो है ना ये क्या करवाते हैं? ये वो उसके साथ जो है ना ये होते हैं जो हमारे है ना द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल, एजुकेशनल मेजर फॉर ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल कैपेबिलिटी, जो हमने उधर ये डिफिनेशन पढ़ा। अब रिहेबिलिटेशन की जो मेजर्स है वो हमने आपको बताई। मेडिकल रिहेबिलिटेशन है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन जिसमें आप उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जॉब हवाले से आप उसको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करवाते हो। सोशल रिहेबिलिटेशन आप सोसाइटी में उसके इंटरपर्सनल रिलेशन के थ्रू जो है ना आप उसको क्या करवाते हो? रिहेबिलिटेशन। साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन आप उसके माइंड थेरेपी करवाते हो, अब उसके हिप्नोसिस वगैरह या माइंड थेरेपी साइकोलॉजिकली आप उसको जो है ना रिहेबिलिटेट करवाते हो, हेल्पफुल करवाते हो, तो उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जब हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की बात आती है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? क्लोजली लिंक्ड है। किस तरह वो अब हम पढ़ेंगे। व्हेन वी आर एंड टू होम अप्लाई लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन आप किस किस को जो है ना आप अप्लाई करवाते हो? तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन की जब आप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की हम बात करते हैं तो क्लिनिकल कोर्स ऑफ डिजीज जो प्री एंड पोस्ट डिजीज स्टेजेस जो हमने पढ़ी थी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में, हमने ये डिटेल से डिस्कस करवाया था कि जब आपको डिजीज लगती है तो डिजीज से पहले कौन सी स्टेजेस होते हैं, डिजीज से बाद कौन सी। तो ये है प्री क्लिनिकल फेज, डिजीज से पहले साइन सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ये वाली स्टेजेस है, साइन सिम्टम्स के अपीयर होने से ये वाली स्टेजेस है। और साइन सिम्टम्स के सबसे पहले आप डिपेंड करवाते हैं आपकी सोशियो एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स पे। सोशियो एनवायरमेंटल कौन कौन सी डिटर्मिनेंट्स है? ओके, तो डिटर्मिनेंट आपके लिविंग एनवायरनमेंट, आपका कम्युनिटी सर्कमस्टेंसेस, सर्विसेज अवेलेबिलिटी, कंडीशंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये कौन कौन सी आती है? ये सोशियो एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स आते हैं आपके प्राइमोडियल प्रिवेंशन में। जैसे कि मैंने आपको स्मोकिंग की बात की थी, तो स्मोकिंग में आपने शॉप में सिगरेट को अलाउ नहीं करना था, घर में सिगरेट को अलाउ नहीं करना था, तो आपने जो है ना वो सोशियो एनवायरमेंटल जो डिटर्मिनेंट्स है डिटर्मिनेंट्स को आपने खत्म करवा दी। फिर जो आते हैं द सेकंड वन इज प्राइमरी प्रिवेंशन में, तो उसमें आप उस रिस्क फैक्टर को खत्म करवाते हो, डिजीज आकरिंग से आप बचाते हो, आप लोगों की लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, एजुकेशन आप करवाते हो, ऑक्यूपेशन के थ्रू आप उसको जो है ना सपोर्ट करवाते हो, सोशल सपोर्ट आप लोगों के देते हो। तो ये क्या है? ये प्राइमरी प्रिवेंशन है जो आप जो है ना अल्टर एक्सपोजर एट एन अर्ली स्टेज व्हेन ट्रीटमेंट कैन बी मोर इफेक्टिव। तो अर्ली स्टेज पे जब आप करवाते हो, ये वाला है अल्टर एक्सपोजर दैट लीड्स टू डिजीज। आप उस एक्सपोजर को या साइन सिम्टम उस रिस्पेक्टर को जो है ना आप खत्म करवाते हो जो डिजीज की सबब बनती है। तो उसको हम कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप जो है ना अगर आपके घर में बच्चे है तो उस बच्चे को आप डिस्करेज करवाते हो कि आपने सिगरेट नहीं लेनी है। ओके, अब प्री क्लिनिकल फेज है, तो प्री क्लिनिकल फेज में आप बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज सिम्टम से पहले जो स्टेज होते हैं उसको हम कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टेज। और इसमें आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, डिटेक्ट एंड ट्रीट पैथोलॉजिकल प्रोसेस एट एन अर्ली स्टेज व्हेन ट्रीटमेंट कैन बी मोर इफेक्टिव। ये ट्रीटमेंट मोर इफेक्टिव होता है। और अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज में जब आप करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल बंदे को डिजीज लग गया है लेकिन स्प्रेड उसमें नहीं हुआ है, तो क्या होता है? साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, तो क्लिनिकल फेज है। और प्री क्लिनिकल फेज में आपकी बॉडी में इम्पेयरमेंट होता है लेकिन उसका स्प्रेडिंग नहीं होता, तो क्या होता है? वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में। द थर्ड वन इज क्लिनिकल फेज और पोस्ट क्लिनिकल फेज। तो क्लिनिकल पोस्ट क्लिनिकल फेज किन में आते हैं? फिर वो आता है तो क्लिनिकल फेज में ये याद रखिए प्री क्लिनिकल फेज और क्लिनिकल फेज की कुछ
हदूद आते किस चीज में, सेकेंडरी प्रिवेंशन में, क्योंकि हमने कहा कि साइन सिम्टम्स कुछ डिजीज में अपीयर होते हैं लेकिन अर्लियर स्टेज होता है। क्लिनिकल फेज के अर्लियर स्टेज जो है ना वो आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में, लेकिन क्लिनिकल फेज के लेट स्टेज और पोस्ट क्लिनिकल फेज वो आते हैं फिर किस चीज में, वो फिर आते हैं टर्शरी प्रिवेंशन में। तो ये है लॉन्गर टर्म आउटकम, इम्पैक्ट ऑफ फैमिली वर्क वगैरह, तो ये हैंडीकैप, डिसेबिलिटी वगैरह ये सब कुछ किस चीज में आते हैं, टर्शरी प्रिवेंशन में। प्रिवेंट रिलैप्सेस, फर्दर डिटेरियोरेशन, फॉलो अप केयर, रिहेबिलिटेशन वगैरह इसके थ्रू जवाब करवा के ये किया था। ये आज का हमारा यूनिट था, उम्मीद है आपको समझ आया हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो पे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।